बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज भी तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन की गुफ्तगू हुई है डेरा जेल में, और उनका ये कहना है कि फैज़ हमीद साहब को मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाया जा रहा है, उसकी कोशिश की जा रही है, और फैज़ हमीद से मेरे ख़िलाफ़ कुछ उगलवाने की कोशिश की जा रही है ताकि मेरा केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में भिजवाया जा सके। यूँ तो ना नैब केस में ना किसी और केस में जो है वो कोई सबूत हैं हुकूमत के पास, लेकिन हुकूमत की ये कोशिश है कि वो मेरा केस मिलिट्री कोर्ट में भेजे, और इसके लिए जो है वो जनरल फैज़ साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर उन्होंने ये भी आज फिर दोहराया कि जनरल बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा था जिसे मैं नहीं भूल सकता। और आज दो बड़े अहम फैसले हुए नाज़रीन, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करने जा रहे हैं। एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, और उस फैसले में जो हुकूमत की अपील थी उसे मंजूर करते हुए जस्टिस बाबर सितार का जो फैसला था रिगार्डिंग फ़ोन टेपिंग, उसे मुअत्तल कर दिया है। दो फैसले थे जस्टिस बाबर सितार साहब के दोनों मुअत्तल कर दिए हैं, और उस फैसला के थोड़ी देर बाद जस्टिस बाबर सितार और मियाँ हसन गुल औरंगज़ेब के पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया, और वो फैसला था तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन का जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसका ट्रायल जो है वो रोकने का हुक्म दिया है। उसका फ़ैसला जो है हतमी फ़ैसला रोकने का हुक्म दे दिया है। ट्रायल चलता रहेगा, लेकिन जो फ़ैसला है वो कोर्ट नहीं कर पाएगी। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पहले एक फ़ैसला आया और उसके थोड़ी देर बाद ही दूसरा फ़ैसला जो है वो आ गया। इसकी समझ आ भी रही है और लोग इस पर बात भी कर रहे हैं। इससे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद होंगे सेंटर खलील ताहिर संधू साहब, मुस्लिम लीग नून से तल्लक है उनका। खलील भाई शुक्रिया वक्त देने का। मलिक अहमद खान भच्चर साहब जो है उनसे बात करेंगे तहरीक-ए-इंसाफ से। मलिक साहब आपका शुक्रिया सर वक्त देने का। रज़ा हारून साहब पीपल पार्टी से तल्लक है। रज़ा भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। सेंटर साहब आप फरमाइए सर। एक तो मैं यहीं से आगाज़ करता हूँ, एक तो आप लायर भी हैं। सुबह फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जिसमें वो जो आपकी अपील है फेडरल गवर्नमेंट की उसे मंजूर करते हैं, और जिससे बाबर सितार का जो फ़ोन टिपिंग का फ़ैसला था उसे मुअत्तल कर दिया जाता है। क्वेश्चन भी उठाए उस बेंच ने। तो उसके थोड़ी देर बाद ही सर दूसरा फ़ैसला आ जाता है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन का जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसका फ़ैसला नहीं कर सकती कोर्ट। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? सबसे पहले जी तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए हालात जो है जी बड़े परप्लेक्स्ड हैं। मैं ज़ाती तौर पे मेरे लिए दोनों भाई हैं, अहमद खान भच्चर साहब, मैं 4 टर्म्स इकट्ठे पंजाब असम्बली में रहे हैं, और रज़ा हारून साहब की हम वैसे बहुत ज़्यादा इज्जत इसलिए करते हैं कि वेरी सॉफ्ट स्पोकन और बड़ा अच्छे ऑलवेज। असल में सूरत हाल जो बनी, जितना खान साहब के पास, जितना उनके साथ ये सारा था अपना कबीला फ़ौज का स्ट्रेट फॉरवर्ड करने लगा हूँ आज, किसी हमारे साथ 30% भी उस वक्त होता तो शायद ऐसे ना होता। खान साहब का प्रॉब्लम ये बना, मलिक अहमद खान भच्चर साहब का अपना ख़ानदानी बैकग्राउंड पीछे से, आई नो हिम, आर्मी से भी है, इनके अजीज़ भी हैं आर्मी में। बेसिकली जिन्होंने इनको यहाँ तक ले आए, और फिर अवाम का भी इनके साथ हम बिल्कुल एडमिट करते हैं, लोग इनके साथ थे, होंगे भी और हैं भी, लेकिन सर जिनको आप सारा कुछ कह रहे हैं, जो आपको लेके आ रहे हैं, फिर 2013 तक तो कुछ नहीं था। 2018 में जो अलीम खान ने पहला जलसा करवाया और जहांगीर तरीन साहब ने, लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, आर्टिकल 95 ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है नंबर 1, इसके मुताबिक अदम एतमाद है। चले जैसे भी उसके पीछे अगर कोई मोटिव भी है तो मतलब आई विल उसके बारे में भी बात हो सकती है, लेकिन उसके तहत एक आई, और लॉ ये कहता है, भच्चर साहब को पता है कि जब किसी के खिलाफ तरीके अदम एतमाद जमा हो जाती है उस वक्त आप असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। आर्टिकल 224 आईन पाकिस्तान। वो जो इनके थे डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ दी सर, ऐसे हो नहीं सकता जी। खैर उस पर रात भी सुप्रीम कोर्ट बैठी, फैसला हुआ, दोबारा जो है वो अपना अदम एतमाद कामयाब होगी। मेन मसला जो है ना जी दोनों का, अदालतों को तो हम बाद में रखते हैं। जो खान साहब ने कहा ना, मीर जाफ़र, मीर सादक, डर्टी हैरी, और रात को अवान सदर में, मतलब ये तस्लीम शुदा हकीकत है, उन्हीं जनरल बाजवा साहब को कह रहे हैं कि हम आपको तमाम उम्र जो एक्सटेंशन देते हैं। तो मेरा जो ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि ऐसे अल्फाज जो इंसान के जो ये 32 दांत जो है ना, ये ज़बान के सामने इसलिए हैं पहले आते कि उसको ताला लगा हुआ है कि वो सोच समझ कर अल्फाज अपने अदा करें। ये मेरी ज़ाती राय है। मैं कभी ना तो सियासी दुश्मनी पे यकीन रखता हूँ, दोस्ती पर ज़रूर यकीन रखता हूँ, ठीक है, लेकिन दुश्मनी पे नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस लेवल पर इंसान को बोलने से पहले, कहते हैं ना बोलने से पहले तोल लो अपने अल्फाज, क्योंकि अगर जो अल्फाज आपके मुँह से ब्लोसअप निकल जाते हैं वो वापस नहीं आ सकते, नहीं आते। तो वो बहुत असल में इंतजाद हुआ जी, कि जहाँ तक मतलब वो यहाँ तक इनको लेके आए, और उन
सब कुछ करवाने वाला पीछे कौन था? जो खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहता था, जनरल फैज हमीद। उसका मतलब देखें ना, पटवारी का भाई था, उसको तहसीलदार तक ले गया, एसीए भी बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप ये जो है उसका आम कोर्ट मार्शल नहीं है, दिस इज कॉल्ड, बच्चा साहब इत्तेफाक करेंगे क्योंकि उनका ये जनरल कोर्ट मार्शल है। और फौज का एक अदारा ऐसा है जिसको मैं समझता हूँ कि जिनके पास अगर मुकम्मल एविडेंस ना हो तब तक वो बंदे को नहीं पकड़ते। तो ये इस वजह से, तो ये जो अल्फाज है ना जी, बेसिकली ये जो लफ्ज़ों के तीर या लफ्ज़ों के निश्तर जो है ना, ये जो ना बहुत काम ख़राब करते हैं। बेसिकली इनके साथ ये हुआ। सही है। मलिक अहमद साहब, आप सर बताइए कि अभी ये जो बयान आ रहे हैं डेरा जेल से, तो इसका क्या असर पड़ सकता है आपकी तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पर? कोई गुंजाइश निकालना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन बार बार जो है फैज़ हमीद से लातलगी का इजहार करते हुए, या जनरल बाजवा को जो है वो कभी उन्होंने गद्दार कहा, कभी मीर जाफ़र का, कभी मीर सादक का, और अब कह रहे हैं कि दोबारा कह रहे हैं कि मेरी कमर में उन्होंने छुरा घोंपा था। तो इस सूरत हाल में जो है वो कोई बातचीत हो सकती है आगे, वे फॉरवर्ड हो सकता है? देखिए मलिक साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह ये सिंधु साहब सारी बात तो ऑलमोस्ट खुद ही समअप कर गए हैं कि जिस तरह अदम एतमाद का वो माहौल बना था और वो अदम एतमाद हुआ, और सिंध हाउस में जिस तरह लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और एक डमी सी अपोजिशन बनाई गई, तो वो सारी चीज़ें तो डेफिनेटली उसी तरफ ही जाती हैं जो कि जिस तरह हमारे चेयरमैन बानी पीटीआई ने ये कहा है कि उस वक्त क्योंकि पूरा मरकज़ था अपना बाजवा साहब, और बाजवा साहब ने फिर फरवरी में ये ऐलान भी किया था, वो भी शायद आपको भी पता हो कि मैं अब आइंदा फ़ौज सियासत में अमल दखल नहीं देगी। तो वो तो चीज़ उधर तो मुसलमान हकीकत है, और सारी चीज़ें आपके सामने है कि जिस तरह वो अदम एतमाद शुरू हुआ, जिस तरह फिर सारा वो एपिसोड चला, तो उस हद तक तो ये बात बिल्कुल 100% ठीक है कि उसमें बाजवा साहब का अमल दखल था। दूसरी बात सर जो जी आप फरमा रहे हैं ना जी फैज़ हमीद की, देखिए फैज़ हमीद को तैयार तो इसीलिए किया गया है। आप खुद देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक हुआ, जो 9 अप्रैल के बाद, 9 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ जब रजीम चेंज हुआ, उसके बाद फिर 9 मई हुआ, 9 मई में जो कुछ भी वाक़यात हुए वो आपके सामने हैं। फिर 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, तो चीज़ें तो उसी तरफ जा रही हैं कि हमें फंसाने की, चेयरमैन बानी पीटीआई को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब आखिर में ये जो जनरल फैज़ हमीद वाला मामला है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये ज़ाहिरन तो लगता है कि ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, बट अब आगे जब बात चलेगी, फ़ौज के अपने अंदर भी एक इंफॉर्मेशन सेल है, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। सिंधु साहब ठीक फरमा रहे हैं, बट अब ये अगर लेके आते हैं फिर एक मखसूस जमात की तरफ, हमारी तरफ, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो कुछ और होंगे। अगर ये फ़ौज का वाकई एक अपना ट्रायल है, तो फिर उनका अपना इंटरनल मामला है। इसका मतलब ये हुआ सर कि इसका मतलब सर ये हुआ कि जनरल फैज़ का तहरीक इंसाफ से कोई तल्लुक वास्ता नहीं था, कोई रब्ता नहीं था। सर जी ताल्लुक वास्ता इस सेंस में तो मलिक साहब देखिए मेरी बात सुने, उस वक्त थे वज़ीर आज़म इमरान खान जी जी, जब एक वज़ीर आज़म का और जो DGISI होता है उसका तो मलिक साहब ताल्लुक वास्ता तो होता है। ये तो आप उसका वो उसके बाद फिर सर बात ये है कि ताल्लुक वास्ते से मैं नहीं हट रहा। अच्छा। मैं ये स्पेशली ये बात कर रहा हूँ कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया है, उनका कोर्ट मार्शल किया गया है, तो उसमें चार्ज शीट में आगे क्या आता है, क्या उस चार्ज शीट जो उन पे लगेगी उसमें क्या ये आता है? आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। रज़ा भाई आप बताइएगा सर, आप सीनियर पॉलिटिशियन है, आपके सामने है सारी सूरत हाल। एक तरफ तो जो है वो जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब फरमाते हैं कि मेरा उनसे कोई तल्लुक वास्ता नहीं था। तो इस तरह जान छूट सकती है कि आप पहले अपने DGISI को इस्तेमाल करते रहे हों और फिर कभी जो है वो कहें कि जी मेरा तो उनसे कोई तल्लुक वास्ता नहीं था। भाई ये इसको समझने के लिए थोड़ा सा 1 मिनट आपको दूंगा मैं। हमारे मुल्क के जो अदवार रहे हैं ना, सियासी अदवार, उसमें तो एक अमल दखल रहा है ना, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बराह रास्त भी रहे,
अमल दखल भी रहा है और हर सियासी जमात के साथ रहता है। वो एक नॉर्म बन गया हमारे माशरे का, सियासी जमातों के दरमियान और उनके दरमियान एक राब्ता रहता है। लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ रहा, उसमें ओवर्टली और कोवर्टली वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अच्छा, उसमें जो कॉन्सेप्ट हो गया ना, वो दोस्ती का और फैसिलिटेशन का और खुलकर सामने आने का हो गया। ये बात जो थी, ये काफी अर्से से लोग इसको महसूस भी करते थे, जानते भी थे, इसका हवाला भी देते थे। अब माशाल्लाह अदवार भी गुजरे हमारे दौर में और साहब अदवार भी मैंने जिससे बताया, लेकिन कभी आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा, ये खलील भाई भी बैठे हैं, मलिक साहब भी हैं, जावेद भाई आप भी हैं, कभी आपने एक पार्टी को इस तरह अलग सड़क पर अपनी अफवाज के सामने खड़े होते नहीं देखा। ऐसे ही है, कभी भी ये सब होता रहा माजी में, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन हमने एक पार्टी को और एक इदारे को आमने सामने खड़े होते हुए और मुल्क की सालिमियत को दांव पर लगाते नहीं देखा। हमने एक पार्टी को, सियासी जमात को, बेनीर साहब का मर्डर हो गया और उनकी मैयत पे बैठकर जब लोग पाकिस्तान न खपे का नारा लगा रहे थे, जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खपे। लीडरशिप का काम होता है वो काम डाउन करती है। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को जब मुल्क से बाहर भेजा गया तो वो कुछ भी कह सकते थे ना जब बाहर चले गए थे, लेकिन काम डाउन रखा, कूल डाउन रखा। तो ये पहली दफा हमने देखा कि इदारे के सामने खड़े होने वाला कॉन्सेप्ट जो पार्टी का आया वो बहुत डेंजरस। और उसका क्या हुआ कि चूंकि ये नैरेटिव था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पास ये नैरेटिव था कि बाजवा ने हटाया, फला ने हटाया, ढिमका ने हटाया, तो अवाम को उसी रॉ के अंदर इंसाइट करते चले गए, यहाँ तक के 9 मई का वाकया हो गया। अब 9 मई वो पिवटल पॉइंट है बुनियादी तौर पे, वो इवेंट है जो सबने अपनी आंखों से देखा ना। वो एक वायलेंस की वारदात पूरे मुल्क में सिर्फ आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हो रही थी, किसी हाई कोर्ट के सामने नहीं हुई, किसी पार्लियामेंट के सामने नहीं हुई, किसी गवर्नर हाउस के सामने नहीं हुई। तो वो इंटेंट भी नजर आई कि भाई ना सिर्फ हम आपके खिलाफ हैं, इंटेंट नजर आई, ना सिर्फ आपके खिलाफ है बल्कि वक्त पड़ने पर फिजिकली हम हमलावर भी हो जाएंगे। थिंग्स गॉट वेरी डेंजरस, ये डेंजरस ग्राउंड शुरू हो चुके हैं। अब जो खान साहब ये बात कर रहे हैं, आई थिंक इट्स टू लेट। अब वो चाह रहे हैं कि नमाजें बख्श जाए, मुझे लगता है रोजे भी इनके गले पड़े, नमाजें बख्शवाने हैं कि गले में रोजे भी पड़ने हैं, वो भी उसका भी हिसाब किताब इनको देना पड़ेगा। और जहां तक आपने शुरू में एक इंट्रो में बात कही कि केसेस चल रहे हैं अदालतों में, देखें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट पे एक फैसला दिया ना अपील पे, उन्होंने हाई कोर्ट कार्रवाई रोकने पर फैसला अपील की। लेकिन हाई कोर्ट जो एक ज्यूरिसडिक्शन है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो अभी एक सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में एक प्रोसेस चल रहा है, अगर वो उसके अंदर ये कह देता है सिर्फ इतना कि आप फैसला नहीं देंगे, ये उन्होंने अपनी बायसनेस दिखा दी ना, इन माय ओपिनियन। मैं वकील नहीं हूँ, खलील भाई बेहतर बताएंगे, ये तो उन्होंने उस कोर्ट के ऊपर असरअंदाज हो गए ना। अब वो फैसला कैसे कर सकता है, वो करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। तो पूरी प्रोसीडिंग्स को उन्होंने जो है बायस प्रेजुडिस बना दिया। तो इन 2 जज साहिबान का ड्यू रिस्पेक्ट, बाबर सत्तार साहब और अपने पता नहीं मियां साहब थे, अब्दुल साहब, किसी भी देखे ना उस कोर्ट की प्रोड्यूसिंग में फर्ज करें फैसला जो है वो मुल्जिम के हक में नहीं आता, तो उसके बाद तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वेन्यू अवेलेबल था ना, उस जजमेंट को लेकर अपील कर सकता था। लेकिन आपने दौरान प्रोसेस और 190 मिलियन पाउंड का केस जो कि ओपन एंड शट केस समझा जाता है, जिसमें कि रिश्वत की बात होती है, जिसमें कि बेनिफिट लेने की बात है और बेनिफिट पोटेंशियल बेनिफिट है, जिसकी जमीन मौजूद है, यूनिवर्सिटी मौजूद है, उसके किसी के नाम हुई है, इतना ज्यादा जो मैं समझता हूँ इतना क्लियर कट केस है, उसमें हाई कोर्ट का ये उसको जजमेंट से रोकना, आई वुड प्रिज्यूम कि किसी दूसरे कोर्ट की जुरिसडिक्शन में जाके उसको इन्फ्लुएंस करने के मतलब समझता हूँ उसको समझना चाहिए। और ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए था। उनको चाहिए था कि वो वेट करते, हो सकता है फेवरेबल आता, हो सकता है नहीं आता, दोनों सूरतों में अपील उनके कोर्ट में आ जाती। चलें रज़ा भाई मुझे एक ब्रेक के लिए बस एक बात और कर दूं, एंड तक कर दूं, मैं वापस अभी साहब का मामला चल रहा है ना, उसके साथ जो फैसिलिटेशन और इदारे करते हैं, अच्छा, उसकी झलक आपको हर जगह पे नजर आना शुरू हो जाए। सही है। चलें, ये फैसिलिटेशन का चक्कर कहाँ तक पहुँचेगा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का केस कहाँ तक पहुँचेगा, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे। और खैर अब तो लगता है कि मुज़ाकरात से बात आगे निकल गई है। जब से जनरल फैज़ गिरफ़्तार हुए हैं उसके बाद सूरत काफ़ी चेंज हो गई है और अब बातचीत शायद ना हो सके। आज हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि हम बातचीत नहीं करेंगे, दरवाजे बंद हो गए हैं। संधू साहब आप फरमाइए सर, आज तो हुकूमत की तरफ से बाकायदा जो है वो अनाउंस कर दिया गया है कि हम अब बातचीत के लिए तैयार नहीं है, बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन बातचीत का दरवाज़ा बंद करना कोई इतना नहीं, हमने बंद नहीं किया, हम तो उनको कहते रहे हैं। इन्होंने कहा जी हम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ठीक है, आखिरी वक्त तक इनको कहते रहे हैं। और अब भी अगर किसी ने जिस भी लीडर ने कहा, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन
हुआ असल में ये है, प्रॉब्लम इज दैट, जो अभी रजा भाई फरमा रहे थे कि एक तो हाई कोर्ट के पास पावर्स ही नहीं है सुओ मोटो लेने की। हम तो लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पावर्स नहीं होती, हाई कोर्ट रूल्स में पावर्स नहीं है। इन्होंने जो नोटिस लिया, जो भी ऑनरेबल जस्टिस साहब बाबा सत्तार साहब, मेरा उनसे हम इकट्ठे भी टीवी पे भी आते रहे, जब वो आते होते थे दूसरे प्रोग्राम में। एनी हो, इसके अलावा अब क्या बात करें, जिनसे ये बात करना चाहते थे, ये इनका 50% काम हो गया था कि ये खुद मान गए थे, वो नहीं मान रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि जो अपना इनका सेक्रेटरी जनरल है, जो इनकी पे रोल पे है, रऊफ हसन साहब, उनके एक भारतीय मतलब साथियों के साथ क्या ताल्लुकात है, क्या उनको भेज रहा है, और एक रायन है, मिस्टर रायन, साइफर वहाँ भेजा गया, साइफर वहाँ भेजा गया। मतलब ये कम से कम अपनी माँ के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए जी। मुझे कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ तो थोड़ी ह्यूमरसी वायलेशन हर दौर में रही है। और फिर ये किस तरह कह सकते हैं कि बाजवा साहब से या फलां से हमारा तलक नहीं। एक हाजिर सर्विस कर्नल उन्होंने बैठाया होता था असेंबली के अंदर, उसको दफ्तर दिया हुआ था, कोरम वो पूरा करवाता था। और फिर खुद खान साहब ने कहा कि मेरे तो कोरम भी ये पूरा करवाते थे, खुद उन्होंने कहा, खुद फरमाया खान साहब ने कि मेरा तो कोरम ये पूरा करवाते थे। आप इस तरह से तो ना करें। अब अगर मतलब हम यारा दोज़ख हम यारा जन्नत, ये तो बात नहीं है फिर जी। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये अब दरवाजे इसलिए बंद हो रहे हैं कि डाले की तरफ गए नहीं। और बेसिकली मैं आपको बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ, पीटीआई में देयर आर सो मेनी गुड पीपल। मेरा भाई है, यकीन कीजिए, ऑलवेज वेरी पॉजिटिव, और बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अली मोहम्मद है और बहुत अच्छे लोग। उन बेचारे को वो खुद इस बात से तंग थे, इससे फैज से, कि ये हमें तो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। कैन यू इमेजिन कि एक दफ़ा एक सेनेटर को, बलोचिस्तान का सेनेटर, उसकी शलवार के अंदर कैमरा बांध के तो भेजा गया ताकि वो जाके तो पीएनई साहब की रिकॉर्डिंग करे। हाँ, अच्छा, ये भी सामने आएगा। इस हद तक वो दोनों तरफ ही नहीं होगा, इसके मतलब ये सेनेटर कौन थे? मैं नाम नहीं लूंगा, सॉरी, आई एम सॉरी, आप मेरे भाई हैं लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता दूंगा आपको बाद में, अकेले आपको बता दूंगा। इस लेवल पे मतलब ये जो करता रहा जनरल फैज इनके साथ, और प्लान क्या था कि आसिम मुनीर साहब को हटाएं, डीजीआईसी से हटा दिया, अतवार वाले दिन बुला के दूसरे इनको बना दिया जनरल फैज को। फिर इनका प्लान ये था कि 2000 अपना पता नहीं कितने 50 तक या 60 तक, ये जिंदगी तो अल्लाह पाक की है ना, एक आज है अगला सांस आना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि मुझे तो अपने अगले सांस का पता नहीं, आप कह रहे मुझे कल का पता नहीं, मुझे परसों का पता नहीं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब इस लेवल पे, और इनका अपना ट्रस्ट, खान साहब ने हमेशा ये कहा। दूसरे नंबर पे ये कोई महज इत्तेफाक थोड़ी है, खान साहब ने कहा जी, मैंने खुद कहा था कि आपने जीएचक्यू के सामने एहतजाज करना है, और हमने कोई थाना सिविल लाइन के सामने एहतजाज करना था, खुद फरमाया। और बैक वक्त 200 से ज़्यादा एटमी तनसीब बहादुर खान साहब का सक्का भांजा हसान, मतलब जनरल साहब की जो कायदे-ए-आज़म हाउस में जनरल बैठे, पैंट लहरा रहा है, सोटी में लहरा के, और जिनके सेनेटर एजाज चौधरी हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन वो अपने बेटे को बता रहे हैं कि हमने एक फौज का वहाँ पे गमला तोड़ दिया। ये बात कहाँ तक जाएगी सर? अभी साकिब निसार साहब का भी नाम चल रहा है कि वो भी अपना सहूलतकार थे, वो भी सारा काम कर रहे थे। तो फिर सर देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर टोटल 78 पीपल। अच्छा, जो इनका रिकॉर्ड मिला ना वो 78 है, और इतना मुनज़्ज़म तरीन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कहा छापा बंद कर, वो दोबारा फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कर दिया। ऐसे काम चल रहा नहीं सर, ऐसे होता नहीं है। उसमें से एक चीज़ आप देखो, आप यू कैन डिनाई द वर्ड्स, मतलब 78 लोग जो है उसमें सारे बिल्कुल जी, चाहे बहुत बड़े नाम आएंगे इसमें जी। अच्छा, हाँ, और चाहे को साकिब हो या निसार हो, कुछ भी हो, मतलब जिस लेवल पे उसने वो जुल्म कर रहा था सारे लोगों पे, और इस लेवल पे तो 2 दिन पहले शेख रशीद हल्के में जा रहा है, तीसरे दिन इलेक्शन है, वो शर्जील मेमन के कमरे में जाके कह रहा है कि ये आपने क्यों जी, आपने ये क्या रखा बोतलों में जी, ये चीफ जस्टिस का ये काम है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने मार्शल को दबाम बख्शा है, या जिन ऐसे फैसले किए हैं, इनकी तस्वीरें वहां से हटा देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 है, दिस इज नॉट द वे। ठीक है मलिक साहब, ये तो बात सर बड़ी आगे जा रही है। तो कह रहे हैं कि चाहे कोई साकिब हो, चाहे कोई निसार हो, और 78 पीपल्स का जो है वो नाम लिया जा रहा है कि बड़ी अहम शख्सियात हैं ये, जिन्होंने सारा ये सहूलतकारी की थी। तो अब इनके भी नाम आ रहे हैं सर। सर बात, मैं तो वही दोबारा उसी बात पे ही खड़ा हूँ कि 2 चीज़ें इसमें हैं। सहूलतकारी जब ये होती है कि आप देखें एक चीज़ को, अगर हमारे दौर में 18 में सहूलतकारी हुई है, तो 8 फरवरी का इलेक्शन क्या था मलिक साहब? इंटरनेट बंद हुआ, हर चीज़ ख़त्म हो गई। जी जी। 8 बजे तक जो रिजल्ट आए, फिर 2 दिन रिजल्ट बंद हुए। देखिए असल चीज़ ये नहीं है, असल चीज़ है कि एक दफ़ा इन चीज़ों को ख़त्म करने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। और फिर जब अभी मेरे मोहतरम भाई ने ये फरमाया है कि ये बातचीत नहीं करना चाहते, देखें
इनकी गवर्नमेंट है, मरकज में भी इनकी गवर्नमेंट है और पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट है। हमारा मुतालबा क्या है मलिक साहब? हमारा मुतालबा ये है कि 9 मई में जुडिशल कमीशन बना दें। अच्छा, अगर ये जुडिशल कमीशन बना देते तो हमें ये समझ आ जाती कि इनके पास अख्तियारात हैं। अब 9 मई के जो मेन किरदार थे उस वक्त, चलो आपको याद है सर कि पहले भी जो ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा आपका पूरा हुआ था, जब 35 पंचर की बात हुई थी, 4 हल्के खोलने की बात हुई थी, उस वक्त भी कमीशन बने थे। तो सर उस कमीशन का रिजल्ट भी तो आया था ना। मैं और अर्ज कर रहा हूँ मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी जो इस वक्त जो पोजीशन है वो पोजीशन ये है कि हम ये समझते हैं कि जो सेनेटर साहब सिंधु साहब की जमात है वो हमारे ख्याल के मुताबिक बाख्तियार नहीं है, अख्तियार किसी और के पास है। क्योंकि आप खुद देख लें कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, जिनका किसी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है, और उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान है, और चीफ सेक्रेटरी ये खुद बड़े तजर्बेकार हैं सिंधु साहब, इनको माशाल्लाह मेरे से सीनियर ही हैं पार्लियामेंट में, और अब सेनेट में आ चुके हैं, तो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं केयर टेकर के CS और IG पंजाब। तो हम ये समझते हैं कि अगर ये कोई स्टेप लेते तो ज़रूर हम भी बातचीत करते, लेकिन हम समझते हैं कि अख्तियारात इनके पास नहीं है, पावर हाउस किसी और जगह पे है और वो स्टेब्लिशमेंट है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि स्टेब्लिशमेंट से हमें बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत हम ये चाह रहे हैं, जो सच्ची बात है। ये मैं खुल के बात कर रहा हूँ ना जी, क्योंकि सिद्धू साहब मेरे भाई हैं, तो ये हम आपस में असेंबली में भी खुल के बातें करते थे। तो मेरे भाई के पास, इनकी जमात के पास अख्तियार नहीं है बातचीत का। जब इनके कौल फेल में तजाद होगा तो हम कैसे इनके साथ बातचीत करें? इसलिए हम कहते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत नहीं करने चाहते। और दूसरी सर बात ये है, ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, जो कुछ हमारे साथ हुआ, हमारे प्रपोजर स्कैंडर इनको पकड़ा गया, हमारे कैंडिडेट्स को पकड़ा गया, क्या 2018 में इस तरह हुआ था? जी सर मेरे ऊपर खुद 8 पर्चे और मैं 1 पर्चे में भी नहीं था, अल्फर कह रहा हूँ। जी चलें। दूसरी बात ये सर कि इस तरह अगर इस तरह अगर ये प्रोसीड करेंगे तो ये कभी ये फैसिलिटेट हो जाएंगे, कभी कोई और हो जाएगा, कभी कोई और हो जाएगा, ये चलता रहेगा। चलें, एक दफा ये स्टेप बढ़ाएं, जुडिशल कमीशन बना दें, तो उसके बाद फिर हम भी ये सोचेंगे कि ये बाख्तियार गवर्नमेंट है। देखिए सियासी जमातें सब खत्म नहीं होती। बात है मलिक साहब के जहाँ पर आपने हमले किए, जहाँ पर आपने जलाओ गिराव किया, उन्हीं से बात करना चाह रहे हैं। रजा भाई मैंने आपकी तरफ आना है, ब्रेक के बाद मैं आपसे तफसीली बात करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, इसलिए पहले ब्रेक लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रजा भाई ये बताइएगा सर कि अब तो मामला जो चल रहा है कि सहूलतकारी है या साजिश है, इसको क्या आप नाम देंगे कि 2018 में सहूलतकारी हुई, फिर तहरीक-ए-अदम एतमाद में सहूलतकारी का फिर इल्ज़ाम, और फिर जो है वो कभी अमरीकी साजिश, कभी जो है वो जनरल बाजवा की साजिश, कभी जनरल फैज़ के बगैर जो है वो कोई सिस्टम चलता नहीं, और अब जनरल फैज़ से कोई तल्लक वास्ता नहीं। तो इस सहूलतकारी को ना इसका नाम देंगे, सहूलतकारी देंगे, साजिश देंगे, या क्या इसको कहेंगे सर? देखिए अब तो एक बड़ा स्टेप ले लिया है आर्म फोर्सेस ने, और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, तो लेट्स वेट फॉर द आउटकम, उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा। जहाँ तक बात ताल्लुक के ऐलान कर दिया, मैं एक बात आपको बताऊँ, सब सेट किया मलिक साहब हमारे भाई, मैं खान साहब को बहुत अरसे से जानता हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ। जिन लोगों ने उनका साथ दिया था डे 1 से, वो आज उनके साथ नहीं, उनके जनाजों में भी नहीं गए हैं। मैं बड़ा दुख के साथ नहीं, मुल्क साहब उनके क्लोज फ्रेंड थे, बहुत पुराने, पार्टी से पुराने, उनके जनाजे जब वो बीमार थे, आखिरी लम्हात, आखिरी अय्याम उन्होंने कराची में आइसोलेशन में गुजारे। जी जी, उनके जनाजे तक में भी नहीं गए थे। तो जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि वो उनका ताल्लुक उनके साथ बहुत ज्यादा, कल वक्त पड़ेगा इनसे भी ला ताल्लुकी कर देंगे, कोई मसला नहीं है उनके लिए, वो ला ताल्लुकी कर देना। जहां तक आपने बात की कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनकी ख्वाहिश है कि बातचीत नहीं हो, इजराय तफन्नुन कह रहा हूँ मजाकन। किसी ने आज खान साहब से सवाल पूछा था कि भाई क्या हुआ, जवाब आया नहीं आया, तो उन्होंने शेर पढ़ के सुनाया था कि अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है,
तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे? भाई वो पूछ ही नहीं रहे ना। ऐसे ही है। वहां तो मामला ये चल रहा है कि वहां से जहां से मलिक साहब चाह रहे हैं कि उनकी बातचीत हो, वहां तो खत का डाका नहीं मिल रहा है ना, बातचीत ही नहीं हो रही है। तो इनको जरूरत इस बात की है कि बैसियत सियासी जमात, हमने भी ये इस तरह की चीजें देखी हैं, अपनी बानी से मोहब्बत अकीदत हमने भी की थी, और फिर हमने भी छोड़ा इसीलिए कि एक फर्द के पीछे ना तो आप पूरी कौम को ना मुल्क को आप होस्टेज रख सकते हैं, ना सियासत को होस्टेज रख सकते हैं। तो आप आगे बढ़े, अपने लीडर को मजबूर करें, उनको समझाएं कि सियासी जमातों के साथ ही आपको डायलॉग करना होगा, तभी सियासी इस्तेकाम आएगा। जिस जानिब आप देख रहे हैं वहां से शेर पढ़ के मैंने आपको सुना दिया, वहां से कोई राब्ता नहीं होगा। तो वहां से उम्मीद है अब बंद भी कर देना, 96 से वही उम्मीदें लगा बैठे हैं, आप बंद करें और इधर रहें, उधर आके बात करें। बहुत सी ऐसी चीजें जो आपकी पार्टी को फायदा करेंगी, मुस्तकबिल आपकी पार्टी का भी है, पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग का, तमाम सियासी जमातों का है। लेकिन अब जो चीजें सामने आएंगी, जो चीजें फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद जो चीजें सियासी एक्टिविटीज के माने से सामने आएंगी, वो बहुत खतरनाक है। वो हमारी सियासत के लिए और खासतौर पर हमारे दोस्तों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाएंगी। तो ग्रैंड डायलॉग की तरफ आए, आप लोग सियासी जमाते हैं, आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, वहाँ ग्रैंड डायलॉग का आगाज करें, मुल्क में सियासी इस्तेकाम की जानिब सफर का आगाज करें। चलें खलील साहब, ये तो रजा भाई ने बड़ा इशारा कर दिया कि बड़ी खतरनाक साबित होंगी तहरीक इंसाफ के लिए भी। असल में हुआ क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आज आपको ओपन एक बात बताता हूँ कि जब ये ला रहे थे ना चौधरी फजल साहब के खिलाफ, हम कुछ भी ला रहे थे, असेंबली तोड़ दे, उस वक्त भी इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। दोनों पे अपनी असेंबलियाँ तोड़ दी, जहाँ भी अपनी हुकूमत थी, नेशनल असेंबली भी से वॉकआउट कर दिया। मौजहा दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, जो रजा हारून साहब फरमा रहे हैं, मैं उनकी बात को समझ गया हूँ। हुआ ये है इनसे कि आ बैल मुझे मारने, आ बैल मुझे जोर से मार, मतलब पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों दे आर पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ, लेकिन जो कल्चर पैदा हो गया है, और बाकी बिल्कुल बात दुरुस्त है उनकी, रजा हारून साहब की, कि मुज़ाकरात हमेशा, दीवारें बर्लिन जब गिरी है तो मुज़ाकरात कहाँ पे हुए थे? कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स में और मेथोडिस्ट में कितने मैसिकार कत्ले आम होता था, मुज़ाकरात कहाँ पे हुए थे? टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात होते हैं। उन्होंने मुज़ाकरात इनसे नहीं करने, वो दोबारा अपने आप को यजीद नहीं कहलवाना चाहते, वो अपने आप को अपना क्या कहना चाहिए, जो कुछ भी उनसे मीर जाफर मीर सादिक नहीं कहलवाना चाहते, और कहना भी नहीं चाहिए असूली तौर पर। देखिए, आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें बलोच, मैं रजा भाई से भी, उनसे भी सवाल करता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि आपके घर के बाहर एक वो वाला जवान खड़ा हो जो सिर्फ नौकरी का वादा नहीं करता, वो शहादत का वादा करके आता है कि मैं शहीद हो जाऊंगा, और होते भी हैं, या वो खड़ा हो जो आपसे पता मांगे, या आपसे जो आपके घर में ऐसी चीजें भेजे। ये तो यहाँ पे दफ्तर बनाने जा रहे थे तालिबान के, इनके बैड तालिबान, गुड तालिबान। फिर जो केपी की जेल से सारे छोड़े गए बंदे, वो किसने छोड़े थे? आखिर वहां से तालिबान भागे थे ना, वो भगाए गए थे। तो ये मुल्क की सतह पर, मैं तो उस वक्त खुद डिप्टी अपोजिशन लीडर था पंजाब असेंबली में, जिस दिन अपना शौकत तरीन साहब ने मैसेज किया कि IMF से मुआहदा तोड़ दो, अपना तालपुर से झगड़ा साहब को और दूसरे हमारे मोहसिन लगारी साहब को, कि हमारे उन्होंने, देखिए मोहब्बत होती है, लेकिन सबसे पहली जो मोहब्बत है ना, वो वतन से होनी चाहिए, उसके बाद लीडरशिप से होती है मोहब्बत। तो संजय साहब, एक छोटा सा मुझे दे दें अपना, कि ये जो इंक्वायरी हो रही है, फौज ने तो अपना जो है वो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो है वो अपना शुरू हो गया, वहाँ पे उन्होंने अपना लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो साबिक गिरफ्तार कर लिया, 2 ब्रिगेडियर गिरफ्तार हो गए, कर्नल गिरफ्तार हो गया। तो अगली बारी किसकी आ सकती है, किस साइड पर जाएगी? काफी बासर लोग आएंगे, मैं इशारा दे देता हूँ आपको। और आर्मी एक्ट की सेक्शन 92 है, अच्छा, कि जिसके तहत चाहे कोई रिटायर्ड हो, एक और आपको पता आर्मी में और पुलिस में एक और उसूल भी होता है कि आपको अगर वतन के लिए, चाहे उसकी मुखालफत में की हो किसी ने, या उसकी जरूरत पड़ जाए, तो आप उसको दोबारा बुला सकते हैं, चाहे वो जितने साल मर्जी पहले रिटायर हो चुका हो। तो इनके पास अभी ये मतलब मुझे जिसके पीछे ना जी तमन अफसानी, नीड और ग्रीड का सारा कल्चर है, और मैं समझता हूँ कि जनरल फैज ने इनको तबाह कर दिया। यकीन कीजिए, वो ओपनली कह रहा हूँ। अगली बारी अदलिया से हो सकती है, या हो सकती है, 100% होगी, 100% होगी, जिस सिस्टम चल रहा है। और ये कब तक हो जाएगी? विद इन अ कपल ऑफ डेज। अच्छा, विद इन कपल ऑफ डेज। चलें मलिक साहब, ये तो बात दूर तक जाएगी सर, ये तो बात फैलती जा रही है। मलिक साहब कोई वे फॉरवर्ड की तरफ जा रही है तहरीक इंसाफ, कोई कहीं, जैसे पहले आप कहते थे कि हमने बात नहीं करनी नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, आज नून लीग कह रही है कि हमने बात नहीं करनी। ये नहीं कहते बच्चा साहब, मलिक साहब जमात कहते हैं, मलिक साहब जमात कहते हैं, जरी बात है। मैं यकीन कीजिए, मैं ओपन कह रहा हूँ बात, आप मुझे नहीं किसी चीज की ऐसी, मेरा फैब्रिक फर्क है, मेरे लिए वो भाई है। तो फिर बात सर कैसे होगी मलिक साहब, फिर वे फॉरवर्ड क्या है सर, मुज़ाकरात कैसे होंगे? कोई सर देखिए, वे फॉरवर्ड पहले मैंने आपको ये बताया, और दूसरा ये कपल ऑफ डेज की बात जो सिद्धू साहब कर रहे हैं ना जी, ये चीज़ें जब सामने आएंगी तो डेफिनेटली हम अपना लायबल बनाएंगे
कि हमारे ऊपर कितना असर पड़ता है, चूँकि ताने बाने तो यही है कि दोबारा 9 मई के वाक़यात में चूँकि मिला कुछ नहीं है। आप देखें ला नोएंगे, हम बेहतर ला को समझते हैं सिद्धू साहब, तो जो बेसलेस मुकदमात होते हैं इसी तरह डिस्पोज ऑफ। मैंने एक बात करनी छोटी सी जी, मुकदमे डिस्पोज ऑफ हो। बच्चर साहब से एक बात करनी, तो आपसे बात करना चाह रहे हैं बच्चर साहब, मैंने आपसे एक बात आपसे सुनानी है। बच्चर साहब, एक बंदा रजा हारून भाई बैठे, एक बंदा बच्चर साहब एक बंदा कुएं में गया तो उधर से अपना रोप झाड़ रहा था, कहना मैनू इत्थों कढ़ लो नहीं तो मैं किसी पासे मुंह कर जाना जी, होर हुण तुसीं कित्थे जाना मैं। देखिए भाईजान, हम मुकाबला कर रहे हैं और हमें अंदाजा हो रहा है कि एक नई चाल बुनी जा रही है, बट इंशाल्लाह हम फेस करेंगे। नहीं कोई चाल नहीं, आप आगे। रजा भाई क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मलिक साहब को तजुर्बा ये बताता है कि किसी फर्द वाहिद की अक्ल कुल अपनी पार्टी की अक्ल कुल ना बना ले, मुशावरत करे, हो सकता है आप लोग की तरह बहुत अच्छे सियासी लोग हैं जिनमें इंसान ऐसा इंसान नहीं होता जिसके पास सारी अकल हो। आप लोग, हमने गलती की है इनके अंदर, इसलिए आपको समझा रहे हैं। आप अगर एक अक्ल कुल फर्द वाहिद को बना देंगे ना तो बहुत मुश्किल है। देखिए इकबाल के शेर है शायद के, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में दरिया। ये एक आदमी के ऊपर सारा लायबिलिटी जो है ना कि वो अच्छा बुरा वो कोई नहीं आता ऊपर से। भाईजान पूछिए, सियासत तजुर्बात का नाम है। सही बात सियासत इल्हामी काम नहीं है। तो जी मलिक साहब बताएं फिर कैसे नॉलेज है, एवरीडे चेंज होती है, यू हैव टू मैनिपुलेट, यू हैव टू एडजस्ट। ऐसे ही सियासत आइसोलेशन में खड़े होकर तकरीर करने का, पैगाम देने का काम नहीं है मलिक भाई। आप जैसे समझदार लोग हैं, आप अपनी तहरीक के अंदर देख लें 16 साल का, अच्छे लोग आके छोड़ के चले गए। There must be a reason for it. जी मलिक साहब जी, मैं वही अर्ज कर रहा था, दरमियान में इंटरप्शन हो गई। सॉरी। असल में बात यह है जी कि जब 9 मई गुजरा तो उसके बाद अब चीज़ें चूँकि डिस्पोज ऑफ हो रही हैं तो नया एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अब एक और भी कल से मैं सुन रहा हूँ कि जी जो 22 अगस्त का जलसा है दूसरा 9 मई हो जाएगा। तो इस किस्म की बातें जब हो गई तो हमारा को फर्ज वाहिद की बात नहीं है, हमारा तमाम तर एक पार्टी है। और आप खुद देख रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान में। असेंबली में एक सूबे में गवर्नमेंट है, एक सूबे में अपोजिशन है, मोर देन 100 हमारे पास MPs हैं। तो ये सर कोई एक फर्द वाहिद की बात नहीं होती, लेकिन जो जुल्म हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और आज दिन तक इन 1.5-2 सालों में जो कुछ हो चुका है, जो छोड़ के चले गए, हर किसी की अपनी मर्जी होती है, पर क्या पॉलिटिकल जमातों के साथ इतना जुल्म होता है? और आप देखिए 10-10 पर्चे और एक पर्चा आपका पंजाब के एक कोने पे, टाइम खत्म हो गया। मलिक साहब, रजा भाई आपका शुक्रिया, साहब आपका शुक्रिया सर वक्त देने का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। बात इतनी की है कि मुल्क के लिए बात करें, कौम के लिए बात करें, कहीं बैठ के बात होनी चाहिए, तभी जो है वो आगे मामला चलेंगे, मसले हल होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।